क्लास आता है जेडबल क्लास में जो भी क्लास 9वीं सेंट है उन सभी का मैथ का मिड टर्म का पेपर है कब 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर 2025 को जो भी मिड टर्म का पेपर देने वाला है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका ऑफिशियल पेपर है जो जारी किया गया है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट होकर आ सकते हैं और सेम ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक वॉच कर लेना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना ताकि वो भी देखे, उन्हें भी समझ आए, वो भी प्रिपरेशन कर ले। अपने वीडियो को लाइक करके सबसे इंपॉर्टेंट काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आने वाले समय आपके लिए और वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप करते हैं वीडियो स्टार्ट, एंड तक वॉच करना तभी आप समझ पाओगे। पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे इस एक वीडियो में। अब ये 9वीं क्लास का आपका मैथ का पेपर है। अब जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का होगा। अब उसकी बात कर ले इंस्ट्रक्शंस की, इंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाले हैं आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद ये आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको आपको पता चलता है कि आपका पेपर है कितने घंटे का है, कितने आपके इंस्ट्रक्शन में ये दिखाया जाता है कि आपके पेपर है कितने भाग में डिवाइड है और जो भाग आपके डिवाइड है वो कितने कितने मार्क्स के है। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूरी होता है। तो हम आपको बता दीजिए जो आपका पेपर होगा गणित का वो आपका यहाँ पे देखते हैं 5 सेक्शन वो डिवाइड होगा। सेक्शन ए बी सी डी और ये आपके ये 5 सेक्शन है ए बी सी डी ई। ठीक है, जो आपका सेक्शन ए है यानी खंड ए है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं खंड ए, इसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो एक एक मार्क्स के आपके होंगे। ठीक है, इतना याद रखो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे एक एक मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद खंड बी होगा, इसमें आपके 5 लघु उत्तर यानी आपके 5 इसमें आपके लघु उत्तर होंगे। ऐसे ही जो प्रकार के प्रश्न होंगे 2 अंक का होगा यानी इसमें आपके 5 प्रश्न होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जो खंड ब होगा वो आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। टोटल 5 आपके इसमें क्वेश्चन दिए होंगे यानी जो खंड ब रहने वाला है वो आपका टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, खंड ब में 5 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसके बाद खंड सी है, ये खंड सी होगा आपका, इसमें आपके 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, खंड सी में 6 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 6 क्वेश्चन आपके 18 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, सी उसके बाद खंड डी होगा, इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे बड़े क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। खंड डी है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। उस अकॉर्डिंग आपका जो डी सेक्शन है वो आपका टोटल 20 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ऐसे 4 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हो जाएंगे। खंड डी है। ठीक है, उसके बाद खंड ई होगा, ये आपका आखिरी होगा, इसमें आपके केस दायित्व होंगे यानी आपके इसमें 3 केस दायित्व यानी 3 पैसेज वाले आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको कुछ पैसेज दे दिया जाएगा, उसके नीचे आपके 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चनों के आपको आंसर बताने, उसके आंसर क्या है वो आपको जो पैसेज दिया होगा फिर कोई डायग्राम दे दिया जाएगा, उन डायग्राम को देखकर आपको आंसर बताने। ठीक है, इसमें जो डायग्राम है इसमें आपके यहाँ पे देख सकते हैं आपके इसमें आपके 4 अंक का एक होगा पैसेज। ठीक है, इसमें 3 पैसेज होंगे, जो एक पैसेज होगा वो 4 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 3 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का, जो दूसरा होगा वो भी 1 मार्क्स का और जो तीसरा होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से 4 मार्क्स का एक पैसेज होगा, ऐसे आपके 3 पैसेज रहेंगे क्लास 9th में। ठीक है, इस प्रकार से। और जो आपका पेपर होगा इसमें आपको सभी प्रश्न करने जरूरी है, कोई प्रश्न आप नहीं छोड़ सकते। और इसमें ये बोला गया है कि आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इनमें आपके 2-2 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, इसमें ये बोला गया। ठीक है, ये समझ आ गया पूरा पेपर। तो आपको समझ आ गया ये आपका कोडिंग जैसे फाइनल का आपका वो रहेगी, आपका जो पेपर होगा ना फाइनल का मैथ का वो सेम इजी कोडिंग रहेगा क्लास 9th का। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं, चलो स्टार्ट। खंड है, ये आपका देखते हैं ए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आपके होंगे। ये 20 क्वेश्चन अभी आप हमको करवा देंगे। ठीक है, समझाएंगे तो समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, इसमें आपको पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना, ओनली आपको करना क्या है तो आपको ऊपर यहाँ पे पर्सन लिख दोगे, पर्सन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद उत्तर नंबर फर्स्ट लिख के सिंपल आपको ए है तो ए लगा देना और पूरा लिख देना, ये बी है तो बी लिख देना। ऐसे आपको पर्सन भी साथ में लिखना, उत्तर भी। बेशक पर्सन पूरा मत लिखो, बस पर्सन नंबर 1 डाल देना, पर्सन नंबर 2 डाल देना। ठीक है, जो भी पर्सन है उत्तर नंबर भी डाल देना। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब पहले देखते हैं, इसमें बोला गया कि 2 अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। इसमें ये बोला गया पहले क्वेश्चन में कि 2 अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इसमें ये बोला गया। ठीक है, इसमें बोला गया 2 अप्रिमेय संख्या उनका गुणनफल क्या होगा। तो इसमें आपको इस प्रकार से ऑप्शन दी हुई है। पहला है सदैव एक अप्रिमेय संख्या होगी, हमेशा एक प्रीमय संख्या होगी, सदैव एक पूर्णांक होगी, कभी कभी प्रीम कभी कभी अप्रीम होगी। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्यों? क्योंकि जो 2 अप्रिमेय संख्या है जब भी उनका गुणनफल निकालेंगे तो वो हमेशा रैशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा। यानी इसका मतलब ये है जब भी 2 प्रीमेय संख्या आपको गुणा करेंगे तो वो प्रीमेय भी निकलेगी और अप्रीमेय भी निकलेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लो, यहाँ पे आपका √3 है, उसे हम √3 से गुणा करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, जैसे कि √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 है, देख सकते हैं इसमें 3 आ जाएगा। जब इससे रूट हो जाएगा इस प्रकार से 3 आ जाएगा। और जब हम इसे वैसे कर देंगे √3 गुणा में 2 √5। ठीक है, जब 2 √5 को करेंगे तो
यहाँ पे देख सकते हैं 3 पंजे 15, तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं 2√15, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अपरिमेय भी हो जाएगी और परिमेय संख्या दोनों इसमें निकल के आएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। एक त्रिभुज आपको इस प्रकार से दे दिया। अब इस त्रिभुज का जो पूरा माप दे रखा है वो आपको 60 दे रखा है। पूरा माप कितना है 60, इतना समझ आ गया। अब इसमें आपको जो तीनों भुजाएं है, अब ये तीनों भुजा का भी आपका अनुपात दे रखा है। एक भुजा आपकी 1 है, दूसरी भुजा 2 है और तीसरी भुजा आपकी 3 है, ठीक है। अब हम इसे मान लेंगे ए, बी और सी, इतना समझ आ गया। अब इसमें हम जो 1 है, हम 1 को मान लेंगे 1 के, ठीक है, और हम 2 को मान लेंगे 2 के और इसको मान लेंगे 3 के, ठीक है। अब हम ये मान लिया 1 के, 2 के, 3 के, और ये आपका होता है ए, बी और सी। ये तीन होती है ए साइड, बी साइड, सी भुजा, ठीक है। साइड साइड हम मान लेंगे ए, बी, सी, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पैरीमीटर का? पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में आपकी भुजा दी हुई है। भुजा कितनी है आपकी? भुजा है आपकी 60। तो ए की जगह हम लिख देंगे 1 के, प्लस में आपका आ जाएगा 3 के, प्लस में 2 के, ठीक है, 2 के इक्वल में आ जाएगा 60। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 के इक्वल में 60। अब के आप यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 60 अब डिवाइडेड बाय 60। इसका आंसर जाएगा के हमारा 10। इतना समझ गया क्या आ गया हमारा 10। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपको त्रिभुज दी हुई है ए, बी, सी। इसमें इस साइड का 1 दे रखा है, इस साइड का 2, इस साइड का 3। अब हमने इसको 1 के माना था, इससे 2 के मान था, इसे 3 के। अब के की जगह मान पुट कर देंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 गुणा में 10 कितना आ गया? इसमें आ गया 10, ठीक है। 2 गुणा में 10 20 आ गया। 3 गुणा में 10 कितना आ गया? 30। तो ये हमारे यहाँ पे 1 की जगह इसमें आ जाएगा 10, इसमें 20, इसमें 30। और बताया सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो इसकी छोटी भुजा हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 30 बड़ी है, 20 बड़ी है, तो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते 10 सेंटीमीटर लिखा है ना, ये रहा सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद तीसरा इसमें बोला गया है हमें यदि ये 2 0 रेखाएं समीकरण है, हमें यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से 2x प्लस में 3y इक्वल में k। इसका एक समाधान है, जो ये दे रखा है आपको, ये इसका समाधान है, आपको ये बोला गया है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक। अब इसमें k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपल से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे में हमें जो ये आपको दे रखा है 2 0, इसमें हम इसे x मानते हैं और इसे y मानते हैं, है ना, x और y मानते हैं ना। तो इसमें सिंपल से इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इस पूरे में हम ये पुट कर देंगे, x की जगह 2 लिख लेंगे, y की जगह हम लिख लेंगे 0। अब ये लिखते हैं, ठीक है। अब देख x की जगह हम लिख लेंगे 2, ठीक है, x गुणा में 2, ठीक है, प्लस में 3। अब y की लिख लेंगे 0 गुणा में 0 इक्वल में k। अब 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस में 2 2 जा 4, प्लस में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0। 3 को 0 से गुणा किया तो 0 और k। तो इस प्रकार से अब जब k का मान आएगा वो आ जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 आ गया इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे में 4 दिया हुआ, ये रहा डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा k का मान 4। सिंपल सा इसमें आपको या 2 को मान लेंगे x और 0 को मान लेंगे y, संख्या पुट कर देंगे, आ जाएगा आपका 4। डी करेक्ट आंसर, सिंपल है बिल्कुल है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बस। तो चौथा क्वेश्चन, इसमें देख सकते हैं आपको आकृति दी हुई है, इस प्रकार से आकृति दे दी। अब इसमें आपको देख सकते हैं BC वृत्त का व्यास है। अब यहाँ पे जो आपको BC दे रखा है, ये आपका ये वृत्त का व्यास दे रखा है, ठीक है, व्यास है आपका BC, ठीक है। इसमें जो BAO, जो आपका ये BAO दे रखा है, ये आपका 60 है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ADC क्या है, जो हमें निकालना है ADC, और इसका माप क्या हमें इसका निकालना है, ठीक है। इसमें क्या ये आपका जो ये पूरा एंगल है, ये वाला ये आपका तो दे रखा है, ये आपका है 60, ठीक है। और हमें फिर इसका निकालना है, जो ये पूरा नहीं बचा ना, इसका निकालना है, ठीक है, BDC का। तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो ये A है हमारा, वो हमारा 60 दे रखा है, ठीक है। अब जो हमारे 60 दे रखा है, तो इसके जो साइड का होता है ये, इसमें ये भी 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर की सारी बराबर होती है भुजाएं, ठीक है। तो ये 60 है A, तो हमारा B भी 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, इतना समझ आ गया कि 60 हो गया। अब यहाँ पे अपने फॉर्मूला किया होगा, तो इस साइड की उस साइड की भुजा सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते इस अंदर के जो ये एंगल से बनती है, इसमें जो ये बराबर होता है, ठीक है। इसमें जो अगर ये वाला 60 है तो ये भी 60 होगा। सिंपल आंसर इसमें सी हो जाएगा 60 चौथे का। बिल्कुल आसान है, दिमाग लगाने की जरूरत है बस। जब पाँचवा, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक शंकु का आधार दिया हुआ है पे, ठीक है। एक शंकु का आधार है जिसका व्यास आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आपको इस प्रकार से आपको शंकु दे रखा है, ठीक है। इसमें आपका दे रखा है कि हमें व्यास दे रखा है 10.5,
ठीक है, व्यास समझ आ गया 10.5। इसमें हमें जो आर दे रखा है वो हो गया 10.5, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है, ये आपका व्यास हो गया, ठीक है। अब इसमें आप दे सकते हैं, उसके बाद इसमें दिया हुआ है तिरछे है, देख सकते हैं तिरछी ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपकी जो तिरछी ऊंचाई है ये तिरछी ऊंचाई एल है, ये हमें दे रखा है 10, ठीक है, इस सड़क की जो ऊंचाई है 10 दे रखा है, एल 10 दे रखा है, आर दे रखा है। बस सिंपल से इसमें सी एस ए का फॉर्मूला पुट कर देंगे। जो कोण होता है यानी जो शंकु होता है उसका सी एस ए ऑफ कोण, सी एस ए ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सिंपल से है पाई आर एल, हमें आर दे रखा है क्या है 10.5 है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एल दे रखा है हमें 10 और पाई को हम खोल देंगे तो इसका हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब सिंपल से है 2 दे रखा है 7 दे रखा है, सिंपल काट दो, बिल्कुल आसान है, काट दो, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसे आप काट दोगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 15, यहाँ पे आ गया 15, ठीक है, और 0 से 0 कट गया, 2 से हो गया 11। अब आएगा 11 गुना में 15, ठीक है, 11 गुना में 15 इक्वल में कितना आया इसका आंसर, इसका आया 165 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखते हैं 165 कहाँ लिखा है, ये रहा बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। एकदम ऐसे सिंपल से आपको फॉर्मूले याद होंगे तो सब कुछ कराओगे, ठीक है। उसके बाद छठा, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, छठे में आपको x प्लस देख सकते हैं x+2 दिया हुआ है, उसमें आपको ये पूरा दिया हुआ है, इसका गुणनखंड है तो हमें a का मान निकालना है, तो हमें इस प्रकार से आपको ये संख्या दी हुई है। अब इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है कि a का मान क्या होगा, तो अब a का मान ज्ञात करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं a का मान, तो हम इसे मान लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं px हमारा क्या है, px है हमारा x3 - 2ax पावर 2 प्लस में 16, ठीक है, इसको हम px मान लेंगे, ठीक है, इसे px मान लिया और इसे हम gx, ठीक है, ये आपका gx हो गया, gx, और ये हमारा हो गया px, ठीक है। अब हम gx निकालेंगे, तो हम gx निकालेंगे इसका, तो इसमें x प्लस में 2 है इक्वल में 0, अब ये 2 सेट चला जाएगा तो x हमारा क्या आ जाएगा -2, हमारा x निकल गया -2। अब इसमें क्या है, इसमें x की जगह -2 पुट कर देंगे, सिंपल से है, इसको इक्वल 0 के रख देंगे और फिर संख्या पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर देने के बाद x का -2 तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं इसी पावर 3, तो हम उसके बाद 2a, इसकी x की जगह हम लिख देंगे -2, इसकी 2, ठीक है, और प्लस में 16। अब इसे हल कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें -2 गुना में -2 गुना में -2 और फिर माइनस में 2a और फिर ये है माइनस माइनस, इसको कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, इस प्रकार से, और 4 दूनी 8, 8a, ठीक है, उस प्रकार से 16, और यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, ठीक है, इस प्रकार से 8 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, सिंपल से है। माइनस में 8 माइनस में -8 है प्लस में 16। अब इसको 16 से 8 को किया तो आया क्या आपका 8a माइनस में, यहाँ पे देखते हैं 8 है 8, ठीक है, इस प्रकार से हो गया 8। तो हम यहाँ पे a है, तो अब इसमें a है तो a की इसमें 8 आ गया, ठीक है, 8 माइनस में 8a, ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब इसमें करोगे क्या, तो इसको आप इस साइड ले आओगे, ठीक है, इसमें हो जाएगा 8a इक्वल में 8, फिर इसको नीचे डिवाइड कर दोगे तो a का आएगा, वो आएगा आपका 1, ठीक है, सिंपल से 1, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका b। सिंपल से इस प्रकार से आपका बी आंसर हो जाएगा, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको करना कुछ नहीं है, इसको इक्वल 0 के रख देंगे तो -2 आ जाएगा। अब इसमें -2 पुट कर देंगे संख्या, बस x की जगह -2 लिख देंगे, इसकी पावर 3 हो जाएगी, इसको खोल देंगे तो इसका हो जाएगा 8 माइनस में, ठीक है, उसके बाद फिर ये माइनस का है, फिर इसमें 2a, इसमें x की जगह -2 रखेंगे तो -2 कितना हो जाएगा 4, और 4 2 8, 8 हो गया, 8 के बाद 16, सिंपल से -8 माइनस 8 है और 16, इसको फिर इससे कर देंगे तो आ जाएगा ये आपका 8 है प्लस में 8, ठीक है, इस प्रकार से सिंपल से, बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल से बिल्कुल आसानी से, बस इसको इक्वल 0 रख के -2 आ जाएगा, इसमें पुट कर दो, सिंपल सा आंसर आपका जाएगा 1, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ तो मुश्किल है। उसके बाद सातवां, इसमें दिया हुआ है यदि 2 गोले की त्रिभुज देखते त्रिज्या का अनुपात 1/4 है, यहाँ पे आपको 2 गोले दिए हुए हैं, ठीक है, 2 गोले दिए हुए हैं, उसमें आपके त्रिभुज का अनुपात आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम मान लेंगे R1 है हमारा, R1 है हमारा 1, ठीक है, और R2 है हमारा 4, तो हम इसे 1 के मान लेंगे, इसे 4 के मान लेंगे, ठीक है, R1 को मान लेंगे 1 के, R2 को मान लेंगे 4 के। अब हमारा जो रेशन होता है, रेशो यार ये रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ S1 और फिर वॉल्यूम ऑफ S2,
ठीक है, सिंपल सा S2 वॉल्यूम 1 टू S2। अब इसमें संख्या पुट कर देंगे, सिंपल सा, कुछ मुश्किल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ S1 और वॉल्यूम ऑफ S2, ठीक है, S1 S2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 4/3 में क्या होता है, ये 4/3 और पाई R3 1, ठीक है, सेम यही नीचे होता है पाई R2 3। इससे ये कट गया, ठीक है, और इसमें पाई से पाई कट गया, सिंपल सा है इस प्रकार से। फिर बच्चा R1 की पावर 3 और R2 की पावर 3। अब हमें R1 क्या माना था 1K, ठीक है, और R2 माना था हमने 4K। अब इसमें पावर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। R1 माना था 1K, तो इसमें 1K है वो 3 बार लिख देंगे हम, ठीक है। 1K गुणा में 1K गुणा में 1K, ठीक है, और नीचे हमने 4K माना था, तो 4K गुणा में 4K गुणा में 4K। K से K कट गया, K से K कट गया, K से K कट गया, ठीक है। इस पर आ गया 1 और नीचे 4 4 चौक 16, ठीक है। इस प्रकार से हम कर देंगे 16 चौके 64, इसमें आ जाएगा 64 1/64। तो इसका जो आपका आएगा वो 1/64 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें सिंपल सा इसका आंसर का D, बिल्कुल आसान है। इसे R1 मान लेंगे, R2 मान लेंगे, फिर जो ये रेशो निकालते हैं आपका, इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे कि वॉल्यूम ऑफ S1, इसमें वॉल्यूम ऑफ S2, इसमें सिंपल सा पुट करके संख्या निकाल देंगे, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला याद होंगे, हर एक कर दोगे चुटकियों में। और 8वें में आपको क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति, आपको ये आकृति दी हुई है, इसमें आपको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। जो हमें ये x दे रखा है ना, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान, ये आपका x दे रखा है ना, ये रहा x प्लस में 15, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8वां। अब इसमें हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमें जो ये 3y दे रखा है, ये 3y इक्वल है 2y प्लस में 25 के। क्यों? क्योंकि हमने ए आई का प्रयोग किया, ए आई में क्या होता है, इसमें ये बराबर होता है, ठीक है, इसके, ठीक है, 3y बराबर होता है इसके ए में। तो इसमें 3y होगा वो इक्वल होगा 2y प्लस में 25। तो इस प्रकार से ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 1y 25। तो इसका y का जो मान आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 25। तो y कितना हो गया 25। इतना सिंपल से आपको आ गया कि इसको हम इसके इक्वल रख देंगे, 3y इक्वल में 2y प्लस में 25। फिर ये साइड आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2, -2 में से 3 में से -2 गया, बच गया 1y हो गया, फिर आ गया 25। इससे कर देंगे, y का मान आ गया 25। और y का मान हमें पता चल गया क्या है 25, ठीक है। इस प्रकार से अभी 25 आ गया। अब इसमें 25 आ जाने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं, 25 आने के बाद फिर हमें x प्लस में 15 है। अब ये हो गया आपका 2y। अब x प्लस 15 हो गया, अब हम इसे इसके इक्वल रखेंगे, x प्लस में 15 इक्वल में 2y प्लस में 25। हमें y का मान पता है कितना है 25, तो 25 की जगह संख्या पुट कर देंगे, तो ये होगा x प्लस में 15 इक्वल में 2y, y की जगह हम मान रख देंगे आपका 25। तो इसमें सिंपल सा है, पहले इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो हमें y का मान आ जाएगा हमारा 25। अब इसमें 25 आ गया y का मान, अब हम इसे इसके इक्वल रखेंगे, यानी x प्लस में 15 है, इसके इक्वल रखेंगे हम 2y प्लस में 20y, ठीक है, 25 यानी 25। अब इसमें y की जगह हमारा मान आ गया 25, तो y की जगह सिंपल सा 25 रख देंगे, और इसमें जो 25 लिखेंगे हम y की जगह, तो यहाँ पे आपका बनेगा x प्लस में 50 इक्वल में 2 गुना में 25 प्लस में 25, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 प्लस में 25, और इस प्रकार यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस में 15, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस में 15 इक्वल में 50 और 25 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 75 हो गया। अब ये सर जाके माइनस हो जाएगा, 75 में से 15, तो x प्लस में 75 माइनस में 15। अब माइनस में 15 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका मान देख सकते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, यहाँ पे आ जाएगा 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। सिंपल से है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, बिल्कुल चुटकियों में आप इसके सभी के आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर आ जाएगा A, ठीक है। अब हम करते हैं 9वां। अब जी 9वां दिया हुआ है, इसमें इस 9वें में करना क्या, यहाँ पे नीचे दे सकते हैं, नीचे एक आपको देख सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं टाउनशिप दी हुई है, इस प्रकार से टाउनशिप दी हुई है आपको या लिए, ठीक है। इसमें हमें देख सकते हैं, इसमें सोसाइटी दी हुई है, इसमें जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति दर्शाने वाली नक्शा दिया गया है। अब हमें जो ये नक्शा दिया हुआ है ये स्थिति दर्शा रहा है, इसमें हमें सोसाइटी 1 और सोसाइटी 3, हमें देख सकते हैं सोसाइटी 1 यहाँ दी हुई है, सोसाइटी 3 यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। जो इनके द्वारा बने कौन है उनका हमें योग का माप ज्ञात करना है,
मीनिंग जो इनके द्वारा कोण बन रहे हैं सोसाइटी 1 और 3 द्वारा, इसके कोणों का माप ज्ञात करने की कितना होगा। ठीक है, तब इसमें जो कोणों का माप ज्ञात करेंगे तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखते ही सर्कल है, अब इसमें आपको ये बॉक्स दे दिया बॉक्स। अब जो ये इसके आमने सामने की होती है ये 180 होती है इक्वल, 180 होती है इक्वल के आमने सामने 180। ठीक है, 180 होती है इक्वल। क्यों होती है? क्योंकि ये चक्रवृत्तीय चतुर्भुज होता है। जो ये सर्कल है इसके अंदर जो ये बना हुआ है ये चतुर्भुज होता है, चक्रवृत्तीय चतुर्भुज, जिसके कारण जो आमने सामने की जो ये ऊंचाई, जो आमने सामने के जो एंगल बने होते हैं ये आपके एंगल है बराबर होते हैं 180 के। तो इस अकॉर्डिंग जो ये आपका दिया हुआ ये वाला और ये आपके आमने सामने है ना, तो इस अकॉर्डिंग ये पूरा 180 के बराबर होगा। 180 होता है ये आमने सामने का, क्योंकि ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद 10वां, इसमें आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज बोर्ड के किनारे आपको एक त्रिभुजाकार दे दिया। ठीक है, त्रिभुजाकार 10वें में इस प्रकार से त्रिभुजाकार दे दिया। इसमें आप देख सकते हैं किनारों का माप दे रखा है, ये 6 है। ठीक है, आपको दे दिया, ये मान लेते हैं 8, ये 6 और ये 10। ठीक है, इस साइड वाला 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10। ठीक है, अब जो ये स्क्वायर होता है वो एरिया के बराबर होता है। ठीक है, जो स्क्वायर होता है वो एरिया के बराबर होता है, और जो इसके अंदर का है जो अंदर का आपका दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अब सबको आसान है। आपको जी समझ आ गया? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक त्रिभुजाकार बोर्ड दिया हुआ है इस प्रकार का, इसमें जबकि किनारे है ये वाले किनारे, इसका माप भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका है 8, ये 6 है और ये 10 है। सिंपल से अब हम इसमें देखते हैं पैसे बताने की, पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की कितनी लागत आ रही है पैसे में। ठीक है, हमें लागत बतानी है कि कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, इसमें हम सिंपल सा हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोन का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, हमें ए दिया हुआ है 6, बी है हमारा 8 और सी दिया हुआ है हमारा 10। ठीक है, हम ये मान लेंगे ए बी सी जो ये त्रिभुज है इसमें हमें ये ए बी सी इस प्रकार से मान लेंगे। सिंपल से है। अब इसमें हमारा ए हो गया 6, बी हो गया हमारा 8, सी हो गया हमारा 10। ठीक है, अब इसमें एस निकाल लेंगे। ठीक है, एस ये होता है पैरामीटर का आधा है, पैरामीटर का आधा। अब पैरामीटर का आधा का फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल में ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल में 2। अब ए हमें दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 8 और ये हमें दिया हुआ है 10, इक्वल रख देंगे 2 के, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 18, 18 और 6 आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 24, 24 में 2। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 4, तो हमारा जो ये एस आ गया वो आ गया 12, आ गया 12। अब सिंपल से हम इसमें जो एस माइनस सी है इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं 12, तो यहाँ पे हो गया 12। हमें जो एस का हमें पता चल गया, एस हमारा क्या आया 12, और हमें ए माना था हमने 6, तो इसमें 12 में से 6 किया, इसका आ गया 6। अब s माइनस बी, इसमें s आया था हमारा 12, हमने b माना था 1, 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 4। उसके बाद हमने ये s माइनस सी है, इसमें s माना था हमने 12, जो हमारा 12 आया था ना s यहाँ पे हमने निकाला था 12 आया था। ठीक है, इसमें हमने पैरामीटर का आता था, इसका फॉर्मूला लगा के हमने s का मान निकाला जो आया था हमारा 12। अब सिंपल सा है, इसमें s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, इसमें आप सिंपल से संख्या पुट कर देंगे। s था हमारा 12, माइनस में 6 और इसमें 12, माइनस में 8 और 12 माइनस में 10। सिंपल से है, तो हमारा ए आ जाएगा हमारे यहाँ पे देखते 6, बी आ जाएगा हमारा 4 और सी आ जाएगा हमारा 2, 6 4 2। बस इतना हो जाने के बाद उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि रूट के अंदर होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस में ए, उसके बाद फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी। आपका फॉर्मूला होता है ना कि ब्रैकेट के अंदर होता है, ये आपका ब्रैकेट है, ये आपका s माइनस में a, s माइनस में a, s माइनस में b, उसके बाद s माइनस में c। अब हमारा s आया था, s के आया था हमारा 12, अब ब्रैकेट के अंदर s आया था हमारा 12। ठीक है, और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 12 आया था और हमने s से कितना निकाला 6, s b कितना निकाला था 4 और एस सी कितना निकाला था हमारा 2। बस सिंपल से है, इसे हम खोल देंगे 12 6 4 2 को। 12 6 4 2 को खोलते हैं तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का आपका हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, 2 दूनी 4 4 12। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं 6 को खोलेंगे 2 गुणा में 3। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे 4 को खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा में 2। ठीक है, उसके बाद सिंपल 2 गुणा में 2। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, ये 2 हो गया। ठीक है, और ये 3 हो गया। अब इसमें 2 2 हो गया और इसमें ये 2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका 2 इसका 2 इसके 2 इसके 2, इस प्रकार से 2 3 2 2। अब यहाँ पे हम सिंपल सा कर सकते हैं। ठीक है, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो इसका आ गया 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर हमारा आ गया। ठीक
ठीक है। 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालने हैं पैसे। हमें एरिया निकल गया कि एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें पैसे निकालने हैं। तो पैसे हमें कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है कि हमें 9 की दर से जो पैसे बताने की लागत कितनी आई। तो 9 का दिया हुआ है 9 इक्वल में 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 9 इक्वल में 100 और गुना में 24 की हमारा एरिया आ गया 24। सिंपल से है। अब इससे हम कर देंगे, ठीक है। 9 को 24 से करेंगे तो कितना होगा 216। 216 गुना में 100। अब 100 में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.16, ठीक है। ये आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सिंपल सा, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको इसमें करना क्या है, इसमें त्रिभुज दे दिया था, इसमें आपको तीनों साइड हमें दी हुई थी। अब हम इसे ए बी सी मान लेंगे। ए हम मान लेंगे अभी देखते 6 को, बी मान लेंगे 8 को और सी मान लेंगे 10 को। फिर इसमें पैरामीटर का आधा निकाल के फॉर्मूला लगा देंगे जिसका होता है एस माइनस ए प्लस में बी प्लस में सी, ठीक है। इस प्रकार से हम 2 रख देंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है पैरामीटर का आधा निकालने के लिए। तो इसमें एस का मान आ जाएगा सिंपल 6, 8, 10 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा एस आ गया 12। अब उसके बाद 12 आ जाने के बाद फिर उसके बाद हम एस ए होता है, एस बी होता है और एस सी होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया का, जिसमें आपके ये सब होता है। अब इसमें एस का मान दिया था, हमारा एस का क्या है था, इसमें आया था हमारा 12, ए हमारा दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 8 और सी दिया हुआ है 10। सिंपल सा पुट कर देंगे। उसके बाद जो इसका आ जाएगा आंसर ए बी, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा एस माइनस सी का, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे जैसे 6, 4, 2, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले में एरिया के फॉर्मूले में लगा देंगे, सिंपल आंसर निकलेगा। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले याद होंगे, चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 11वां में दिया हुआ निम्नलिखित में से किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसमें बोला है 11वें में कि किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रेम है। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता होती है। 11वें का आपका आंसर हो जाएगा ए। सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है कि आप सोचो बहुत मुश्किल हो गया, नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वें का देखते हैं। 12वें में बोला गया दो त्रिभुजाओं के लिए, आपको बोला है दो त्रिभुजाओं के लिए यदि एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, दो त्रिभुजाओं के लिए, ठीक है। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण है और समीप भुजाएं दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के समीप भुजाओं के बराबर होती है। बोला है 2 त्रिभुज कोण दे दिए आपको, उस दोनों कोण और समृद्ध भुजाएं, यानी आपके जो दोनों कोण हो गए, याले 2 कोण हो गए, ठीक है। और आपकी जो भुजाई होगी वो एक दूसरे के दोनों कोणों के समीप भुजाओं के बराबर, यानी जो दोनों कोण की भुजाई होगी, कोण होगी, वो एक दूसरे के बराबर, इसमें ये बोला गया। तो इसमें कौन सा नियम लगता है, तो इसमें आपका ए एस ए लगता है। ए एस ए में क्या होता है, भुजा साइड भुजा, ठीक है। भुजा साइड भुजा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कोण हो गए तो भुजा होगी, और इसमें देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इस साइड भी बोल देता है ये भुजा होगी, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि इसमें बोला गया इस क्वेश्चन में कि आपके जो ये 2 त्रिभुज दे दिए, इसमें और आपकी एक भुजा बराबर है, ठीक है। 2 कोण और एक भुजा आपकी बराबर है, तो 2 कोण और एक भुजा किसमें होती है, ए एस ए में। भुजा साइड भुजा होती है, ठीक है। इसमें ए एस ए हो जाएगा। अब इसमें ए एस ए कहाँ लिखा है, ये रहा बी। बी इसका करेक्ट आंसर। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब 13वां में बोला गया है कि आपको ये आपका ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें आपको ए ई एफ जी दिया हुआ है, ठीक है। ए ई एफ जी दिया हुआ है। इसमें 2 समांतर चतुर्भुज, आपके 2 समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं। इसमें आपको सी का मान दिया हुआ है कि ये सी एंगल सी वो आपका 60 है, ठीक है। तो हमें ए ई एफ निकालना है, ए ई एफ निकालना है हमें, ठीक है। ए ई एफ हमें ये निकालना है कि ये कितना होगा। हमें सी दिया हुआ है, एंगल सी दिया हुआ है जो हमारा 16 है। सिंपल से है। तो इसमें पैरेललोग्राम निकालेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में होता है जो ये और ये साइड होती है, ये आपकी जो ये वाली साइड होती है इसकी दुगनी होती है, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो आपकी ये 120 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एफ का वो हो जाएगा आपका 120, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपका फॉर्मूले याद होंगे, आपको आसानी से कर पाओगे। सी इसका करेक्ट आंसर। इसमें 14 है। अब 14 में क्या बोला गया आपको, इस प्रकार से ये दी हो जाए तो इसका हमें बताने कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें 14 में, तो 14 में आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें आपको कुछ फॉर्मूले पता ही होगा। फॉर्मूले क्या होते हैं वो आपको दिखाए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, ठीक है, जो इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ए प्लस में बी, यहाँ पे देखते हैं प्लस का साइन आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है। इसमें ए बी माइनस में बी आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं ए बी माइनस में है ना, तो इसका फॉर्मूला यही पुट होगा। तो इसमें हम यही करेंगे, ठीक है। अब इसमें यही संख्या पुट कर देंगे, ठीक है। इसका जो क्या होता है इक्वल A2 माइनस में B2। अब इसमें सिंपल से संख्या पुट कर दें, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें बता दूँ, इस 14 क्वेश्चन में ये बोला गया आपको कि इसमें आप जो ये संख्या दे दिया, अब इस संख्या में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, A प्लस में B, ठीक है, A प्लस में B और फिर A माइनस में B, ये आपका इक्वल होता है आपका A
स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इसमें आपकी यही संख्या दी हुई है, बस इसमें संख्या को पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसमें हम ये संख्या पुट कर देंगे, ए स्क्वायर में ये कर देंगे, बी स्क्वायर में हम ये कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो उसके बाद जो इसमें आपका आएगा वो आपका होगा रूट ए स्क्वायर, उसके बाद रूट बी स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया, रूट से ये स्क्वायर कट गया। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर आ गया आपका ए माइनस में बी, ए माइनस में बी इसका करेक्ट आंसर आ गया ए। सिंपल सा है, फॉर्मूला याद होगा, सब कर लोगे। ठीक है, जब 15 में इसको आपको यहाँ पे आइसक्रीम कोन की तस्वीर, आपको एक कोन की तस्वीर दी हुई है आइसक्रीम की। ठीक है, इसमें शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी हुई है और आपको ऊंचाई बताई गई है कि जो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें आपको ये बोला गया जो आइसक्रीम है वो 1/4 भाग खाली रखता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो भाग है वो खाली रखा गया है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है तो कई देर शंकु की त्रिज्या आपको त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इसे आप देख सकते हैं शंकु के खाली भाग का आयतन हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें आपको एक आइसक्रीम का कोण दे दिया आइसक्रीम का, इसमें आपकी त्रिभुज त्रिज्या बता दी कि शंकु की त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई बता दी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें ये बोला गया है जो हमें 1/4 दिया हुआ है, हमें इसका आयतन निकालना है कितना होगा। ठीक है, इसका आयतन निकालना है 1/4 का कितना होगा, सिंपल सा इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमें आर दिया हुआ है 4, एच दिया हुआ है 15। ठीक है, आर दिया हुआ हमें 4, एच दिया हुआ है 15, हाइट दी हुई है 15 और हमें आर दी हुई है 4। सिंपल से है वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो अब इसमें संख्या पुट कर देंगे। पाई की जगह हम यहाँ पे देख सकते हैं, पाई की जगह में क्या होता है, अब यहाँ पे पाई को हम खोलेंगे नहीं। ठीक है, पाई को हम खोलेंगे नहीं। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें आप ध्यान से सुन लो, अब इसमें आपको संख्या पुट करनी है। तो इसमें आपको देख सकते हैं इसमें, अब इसमें आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बता दिया। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ एम्पैथी कोण, अब वॉल्यूम एम्पैथी कोण में हम आपको 1/4 है, इसको हम गुणा कर देंगे आपके वॉल्यूम ऑफ कोण से। ठीक है, वॉल्यूम कोण से गुणा कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई का मान हमें खोलना नहीं है। ठीक है, पाई को पाई रखना है। आर हमें बताया हुआ आर कितना हमारी 4 जो त्रिज्या हमें दे रखी है। ठीक है, इसमें 4 लगा देंगे, ऊंचाई एच दी हुई है, एच में 15 लगा देंगे। सिंपल सा 1/4 गुना में 1/3, पाई को खोलेंगे नहीं, आर की जगह हम 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर और हमें 15 लिख देंगे। अब इसको हम करेंगे, अब जिसमें हम सोल्व करेंगे 1/4 गुना में 1/3, पाई को खोलेंगे नहीं, पाई का पाई रहने देंगे और 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 15। ठीक है, अब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 1/4 गुना में 1/3, पाई को पाई, 4 चौक 16। ठीक है, 16 गुना में 15, सिंपल सा 3 पंजे 15, 4 चौक 16। ठीक है, 4 पंजे 20, तो हमारा पाई कितना आ गया, हमारा आ गया 20। इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी 20। सिंपल सा है, डी करेक्ट आंसर। उसके बाद 16, इसमें यहाँ पे देखते हैं यदि एक रेखीय समीकरण के हल है, आपको हल दे रखा है रेखीय समीकरण के ये सारे, तो आपको बताएं जो रेखीय समीकरण के हल है ये इनमें से किसके हैं। ठीक है, इसमें ये आपको बोला गया, इसको इसमें बोला गया है कि आपको ये समीकरण के हल दे रखे हैं और नीचे आपको 4 समीकरण दे रखा है। जो ये समीकरण दे रखे है इनमें से कौन सा ऐसा समीकरण है जिसके हल आपके ये 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये एक्स दिया होता है कि एक्स हम ये मानते हैं ना, ये होता है एक्स वाई, ये होता है, तो हम इसमें एक्स की जगह -2 रखेंगे, वाई की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक्स की जगह 0 रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, सिंपल सा है। इसमें एक्स वाई की जगह हम ये संख्या पुट कर देंगे जो हमने मानी है कि x -2, वाई आपका होता है 2। ठीक है, इसमें आपको पता ही होगा कि देखिए समीकरण में एक्स और वाई होता है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एक्स और वाई, और जो हमें एक्स होता है वो इस साइड का होता है, वाई इस साइड का होता है। संख्या ऐसे पुट कर देंगे, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो उसका हमें 0 आना चाहिए आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वाई हमारा क्या है, तो वाई है 2 माइनस में -2 इक्वल में 0। अब यहाँ पे देखते माइनस माइनस प्लस 2 + 2 इक्वल में 0, तो 4 इक्वल में 0 नहीं आया ना सेम, तो इसका मतलब ये आपका गलत है ए। अब यहाँ पे बी, अब यहाँ पे देख सकते हैं ए, एक्स की जगह रखेंगे -2, वाई की जगह रखेंगे 2 इक्वल में 0, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 2, इसमें क्या बोला गया, इसमें आप देख सकते हैं एक्स प्लस में वाई इक्वल 0, तो एक्स की जगह -2 प्लस में 2 इक्वल में 0, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 में से 0, 2 में से 2 गया 0, 0 कहाँ गया 0, सिंपल सा। ऐसे ही हम x की y की जगह 0 प्लस में 0 इक्वल में 0
आ गया 0। इसका मतलब हम इन सभी हलों को अगर बी में पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सिंपल से है। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए हल का, तो ऊपर अगर आपको हल दे रखा हो तो हम एक्स और वाई है इसको ये मान लेंगे, ठीक है। एक्स और वाई होता है, इसमें एक्स आपका इस साइड का होता है, वाई इस साइड का होता है, ठीक है। ये आपका एक्स होता है इस साइड का, इस साइड का आपका एक्स होता है इस साइड वाला, ठीक है। इस साइड वाला आपका एक्स होता है और इस साइड वाला आपका वाई होता है। इसमें सिंपल संख्या पुट कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बस 70वां आपको इस प्रकार से दे रखा है। 70 में बोला गया निम्न में से कौन सा सांख्य आंकड़ों का आलेख्य प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें आपको बोला गया कौन सा आपका सांख्य आलेख होता है उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, मैं कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं करता, नहीं बोला गया, ठीक है। अब जो 70वें का निकालेंगे तो जो 70वें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी है कि मिलान चिन्ह होते हैं वो कभी भी आलेख्य प्रतिनिधित्व नहीं करता, ठीक है। क्योंकि जो दंड आरेख होती है बारंबारता, ये आपका बहुभुज हो गया, आयतन चित्र हो गया, ये सभी आपका सांख्य आंकड़ों के आलेख होते हैं, ठीक है। इन सभी आलेख होते हैं, सिंपल से कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें को बता देना मिलान चिन्ह होते हैं वो आपके आंकड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अगर आपके बाकी प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ये सब इनके फॉर्मूले में आपको करवा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। फिर 18वें में आपको बोला इसका जो 70वें का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सिंपल से है। और 18वें में बोला गया एक त्रिकोणीय फूलों की क्यारी, आपको एक त्रिकोणीय फूलों की क्यारी आपको दी हुई है इसमें, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे देखते हैं जिसकी भुजा दे रखी है 5, 8, 11। अब हमें फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें सिंपल सा दिया हुआ है, इसमें आपको त्रिकोण दे दिया, त्रिकोण में आपकी सारी भुजाएं बता दी। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होगा, ठीक है। इसमें ये बोला गया है तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं ए 5 है, बी 8 है और सी हमारा 11 दे रखा है। तो इस प्रकार से पैरामीटर का आधा होता है तो फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसे इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब इसमें ए का हमने क्या माना 5, बी का हो गया 8, सी का हो गया 11। संख्या पुट कर देंगे 5 प्लस में 8 प्लस में 11, उसमें नीचे 2। अब इसको प्लस करेंगे 5, 8, 11 और 2, ठीक है। अब इसको करेंगे 5, 8, 11, 2 तो इसका होगा 24 का 2, ठीक है। अब काट देंगे, इसका आ जाएगा 12, यानी हमारा जो एस आ गया वो हमारा 12 आ गया, सिंपल सा, ठीक है। एस 12 आ गया। अब इसमें सेम वही करेंगे कि जो एस माइनस ए है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हम एस कितना आ गया 12, तो 12 माइनस में 5, 12 माइनस में 8, 12 माइनस में 11 निकाल देंगे तो जो हमारा इसका आएगा पूरे का वो हमारे यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 7, 4, 1, 7, 4, 1 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। इन सभी के इक्वल 7, 4, 1। अब इसमें सिंपल से है जो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, जो आपका होता है एस माइनस ए, एस माइनस में बी और आपका होता है एस माइनस में सी। सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देंगे। एस हमारा कितना आया था, एस हमारा आया था हमारा 12 और एस माइनस ए कितना आया था हमारा 7 गुणा में एस माइनस बी आया था हमारा 4 और एस माइनस सी आया था हमारा 1। बस इसे खोल देंगे 12 को। अब 12, 7, 4, 1, 12, 7, 4, 1। अब इसे हम 12 का खोल लेंगे तो ये हमारा 12 खोल के हो जाएगा 3 गुणा में 2 गुणा में 2, ये 12 का हो गया, ठीक है। 7 का 7 रहेगा, ठीक है। 4 को खोलेंगे 2 गुणा में 2, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2, 2 सेम हो गया तो ये हो जाएगा बाहर, ठीक है। अब ये 2 हो गया, अब ये इक्वल रहेगा तो ये हम कर देंगे 7 या 21, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 21, ठीक है। अब 2 दूनी 4 तो आपका हो जाएगा 4√21, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4√21, तो हमारे यहाँ पे दे रखा 4√21 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिंपल सा है। इसमें आपको ये तीनों को ए बी सी मान लेंगे। उसके बाद जो आपका पैरामीटर का आधा होता है उसका फॉर्मूला लगा के यानी एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी लगा देंगे, ठीक है। इसमें 2 हो गया, ए की जगह 5 रख देंगे, बी की जगह 8, सी की जगह 11 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसको संख्या का डाल के इन सभी को प्लस करके 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका एस, जो आपको हो जाएगा 12। 12 आ जाने के बाद जो आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा, जिसमें हमने ए बी सी को हमने ये सब माना था और एस का हमारा आ गया था 12। तो 12 को 5 से कटाएंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। इन सभी की इक्वल 7 हो गया। और ऐसे हम 12 को 8 से घटा देंगे 4 आ जाएगा, 12 को 1 से घटा देंगे आ जाएगा, 11 से घटा देंगे 1, तो इसका जो इक्वल हो जाएंगे वो सारे ये हो जाएंगे। फिर हमें जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसमें ये सब डाल देंगे, ठीक है। जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी होता है। एस माइनस सी हमारा आ गया था, एस माइनस बी भी आया था, एस माइनस सी भी आया था, एस भी आ गया था। इसमें आप पुट कर देंगे, उसका फॉर्मूला निकाल देंगे, लगा देंगे, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद 19वां
इसमें बोला गया आपको 2 कथन दिए होंगे 19वां 20वां। इसमें आपको अभिकथन दिए होंगे, कांड दिए होंगे, ठीक है। इसमें अभिकथन है 19वें में। इसमें बोला गया जो समांतर रेखाएं होती है, जो समांतर रेखाएं वे होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, जो समांतर रेखा होती है वो एक दूसरे को नहीं काटती, ये सही है। और कांड, समांतर रेखाएं 2 या 2 से अधिक रेखा हो सकते हैं, ये भी सही है। और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये बोला गया जो अभिकथन है वो कारण का सही व्याख्या करते हैं। जो कारण है ना वो अभिकथन को सही व्याख्या करते हैं, इसमें ये बोला गया है। यानी जो कारण है वो भी सही है, लेकिन जो अभिकथन है वो भी सही है, लेकिन जो कारण है ना ये अभिकथन को सही रूप से परिभाषित नहीं करता। जो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। जो अभिकथन है और जो कारण है वो एक दूसरे को सही व्याख्या नहीं करते। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल से इन दोनों का मतलब तो एकदम सही है, लेकिन एक दूसरे को ढंग से परिभाषित नहीं करे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और 20वां में बोला गया है कि गैर शून्य अचर बहुपद की डिग्री शून्य होती है, ये सही है। और कारण 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो ये कारण है ये भी कथन को सही रूप से परिभाषित नहीं कर रहा, तो इस अकॉर्डिंग जो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन हो गए बिल्कुल। खंड ब, ये आप देखते हैं खंड ब होगा जो आपका, वो आपका 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे 5, यानी जो आपका एक क्वेश्चन होगा खंड ब में वो आपका 2 नंबर का होगा। आपने इसे सुना, जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका 2 नंबर का होगा खंड ब में, ठीक है। ऐसे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 10 नंबर का खंड ब रहने वाला है, ठीक है। इसमें आप करते हैं 21 में बोला गया एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 19, 13 होता है, तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो इस 21वें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। उसके जो सभी कोण है वो आपके, और अनुपात भी आपको दे रखा है, एक कोण 3 का, एक 5 का, एक 9 का, एक 13 का, ठीक है। इस चतुर्भुज के आपको सभी कोण ज्ञात करने हैं, तो हम इनके चलते हैं कोण ज्ञात करने। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखोगे आपको इस प्रकार चतुर्भुज बना लेना, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो इस चतुर्भुज को हम ए बी सी और या मान लें कि ए बी सी डी ये मान लेंगे, ठीक है, चतुर्भुज के। और जो इनके अंदर के जो कोण बन रहा है ये आपके टोटल आपको बताए हुए कितने हैं, एक कोण 3 का, एक 5 का, एक 9 का, एक 13 का, ठीक है। तो आपको ये बना लेना है। उसके बाद आप करना क्या, इसमें हमने माना जो आपका एंगल ए है वो आपका 3 है, ठीक है। हमने 3x मान लिया, ठीक है। आपको बताया हुआ है कि आपके जो ये कोण है इनका अनुपात आपको दिया हुआ है, एक अनुपात है 3, एक 5, एक 9 और एक 13। तो हम मान लेंगे, हमने माना, क्या माना कि जो आपका एंगल ए है वो आपका 3 है, ठीक है। एंगल ए है वो आपका 3x, हमने ये मान लिया, ठीक है। और एंगल बी है वाला, इसको हमने माना 5x, ठीक है। हमने ये सारे मान आपको लिखना होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आप लेट लिखोगे, अगर आप हिंदी मीडियम में तो आप लिखोगे माना। हमने माना कि जो एंगल ए है वो 3x है, ठीक है, ये 3x है। जो एंगल बी है वो 5x है, ये आपका 5x एंगल बी। एंगल सी है ये आपका 9x है, ठीक है, ये 9x है। और जो एंगल डी है ये आपका 13x है, ठीक है। इस प्रकार से हमने मान लिया। हम मान लेने के बाद जो आपके एंगल ए बी सी डी होती है आपके 360 होते हैं, ठीक है, 360 होता है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग 360 होता है। आपको ये लिखना होगा, और आपने ये नहीं लिखा तो भी आपका एक नंबर और आधा नंबर जरूर कटेगा, ठीक है। आपको सब कुछ लिखना होगा A to Z इसी प्रकार से। तो आप देखते हैं एंगल ए बी सी डी ये आपका होगा 360, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपको पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज के कारण, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंगल ए है वो हमें दिया हुआ है 3x, हमने माना। हमें ये सिर्फ दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि जो एंगल ए है हमें ये बताया हुआ है कि अनुपात कौन कौन सा है, 3, 5, 9, 13, ठीक है। हमने माना है कि एंगल ए 3x है, एंगल बी 5x है, एंगल सी 9x है और एंगल डी 13x है। इतना समझ आ गया। समझ आने के बाद हमें ये समझ आ गया कि जो सारे कोण होते हैं चतुर्भुज में एंगल ए बी सी डी ये सारे 360 होते हैं, यानी 360 के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल हमने माना था 3x, हम लिख देंगे 3x। एंगल बी माना था हमने 5x लिख देंगे। एंगल सी माना था हमने 9x लिख देंगे। एंगल डी माना हमने 13x मान लिया और इक्वल रख देंगे हम 360 के, ठीक है। इस प्रकार से 360 की इक्वल रख देंगे। अब इक्वल लिखने के बाद हम इन सभी को काउंट करेंगे, प्लस है ना तो प्लस कर देंगे, 3, 5, 9, 13 प्लस करने के बाद आएगा 13 या 30 आ जाएगा। अब 30x है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30x है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है ना प्लस का ना माइनस का, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये x 30 है, नीचे चला जाएगा 360 के। तो 360 के नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद हम इसे काट देंगे, 0 से 0 कट गया और 3 से 12 पे चला गया, ठीक है। तो हमारा x कितना आया 12, ठीक है। इस प्रकार से 12 आ गया हमारा x।
तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको ये डिग्री का भी साइन लगाना जरूरी है। अगर आप ये डिग्री का पिन लगाओगे 360 डिग्री, ये डिग्री का पिन लगाओगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो आपको A to Z लिखना 360 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से 30 नीचे आ जाएगा, फिर से कट जाएगा तो आपका 12 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एक्स क्या आ गया 12, ठीक है। इतना समझ आ गया कि एक्स 12 आ गया। अब एक्स 12 आ जाने के बाद तो हमने एंगल ए को 3x माना था और एंगल बी को 5x, तो हमें एक्स का तो मान हमारा आ गया, एक्स का कितना आया 12। तो हम 3 को 5 को 9 को 30 को 12x से कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ए था हमारा 3x, तो हमारा x का मान आ गया था 12, तो कर देंगे 12 को 3 से, तो बात है 36, तो 36 का हमारा आ गया। एक एंगल ए का कितना है 36। एंगल बी में हमने माना था 5x, तो 5x को कर देंगे 12 से तो आ गया 60, ठीक है। एंगल सी था इसमें 9x माना था, तो 9x को 12 से कर देंगे तो आ जाएगा कितना 108, ठीक है। और ये एंगल डी है, हम 13 को 12 से करेंगे तो 156 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे 156 आ गया। तो इसमें आ जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी को जब हम जोड़ेंगे इस प्रकार से तो ये 360 के इक्वल होना चाहिए। बस इतना नहीं आपको करना, ये आपका आंसर आ गया करेक्ट। बस इतना सही था, आसान, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, सब कुछ आसान था। बस इतना ही करना था कि हमने इन सभी को एंगल थे हमें दिया था 3 5 9, इनको हमने एक्स मान लिया। एक्स मानने के बाद आपको याद ही होगा कि जो चतुर्भुज होते हैं उसके चारों कोण होते हैं वो 360 के बराबर होते हैं, ठीक है। 360 के बराबर हो जाने के बाद तो हमें एंगल ए बी सी डी दिया हुआ था, हमने माना था 5x 9x 13x, उन सभी को प्लस कर देंगे आ जाएगा 30x आ जाने के बाद हम देख सकते हैं 360 के नीचे हम ले जाएंगे क्योंकि इक्वल होता है 360 के, तो हमारा x का मान आ जाएगा 12। अब 12 आ जाने के बाद हम यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है हमने जो माना था 3x, तो इसमें हम 3x को हमने एंगल ए था इसमें माना 3x, तो 3 को कर देंगे तो 12 से तो आ जाएगा 36, ठीक है। बी को हमने क्या माना था 5x, तो 5 को कर देंगे 12 से तो आ जाएगा 60, ठीक है। इस प्रकार से सी हमने माना था 9x, तो 9x को 12 से कर देंगे तो आ जाएगा 108, ठीक है। डी ये माना था 13x को करेंगे तो 156, ठीक है। इस प्रकार से और जब हम सी को टोटल करेंगे तो 360 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सब कुछ लगाने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, सेम ऐसे आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, बिल्कुल आसान था चुटकियों में, ठीक है। तो डिग्री लिखना बहुत ज़रूरी है। जो आप ये डिग्री लगाते हो ना यूँ करके 180 इसके ऊपर ये लगाते हैं, ये डिग्री लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपके नंबर जरूर काटेगा, ठीक है, एग्जामिनर। तो इस प्रकार से आपका 21वां कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसान था। अब 22वां आपको दिया है कि दिए गए चित्र में आपको एक चित्र दिया हुआ है, तो अगर आपको चित्र दिया हो तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसमें बोला हो कि आपको चित्र बनाना तभी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपको दिया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। अब इस चित्र में आपको किरण OS है जो एक रेखा POQ पर खड़ी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी जो ये रेखा है यहाँ पे देख सकते हैं आपको बोला गया किरण OS है, ठीक है। ये OS है, ये OS, ठीक है। ये आपकी एक रेखा POQ पर खड़ी है, ये आपकी POQ है, इस पर आपकी ये खड़ी होगी OS, ठीक है। इसमें आपकी जो किरण है OR और OT ये क्रमश यहाँ पे देख सकते हैं आपके। उसके बाद क्या बोला है जो OR है ये आपका जो OR है याला OR याला आपका जो OR है और ये आपका OT है, ये आपका एंगल POS यानी POS इस पर और एंगल SOQ इन दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या रखा है, इसमें क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने एक रेखा खींची हुई है जिसको हमने माना है POQ, ठीक है। और इसमें हमें OS है वो आपकी एक रेखा है जो आपको खड़ी है, ठीक है। POQ पर एक रेखा खड़ी है जिसको हमने माना है OS मान लिया। अब OS मानने के बाद इसमें जो आपकी किरण है OR ये हमारा हो गया एक किरण है OR, ठीक है। ये OR, ठीक है, ये आपका देख सकते हैं POS पर खड़ी है, ठीक है। POS को समद्विभाजित करते हैं, इसमें ये बोला गया कि हमने मान लिया POQ इसमें शाम की रेखा खड़ी होगी। खड़ी हो जाने के बाद जो OR है ये OR ये आपकी POS को समद्विभाजित करती है। और उसके बाद जो एक और रेखा है जिसका हमने माना OT ये आपका SOQ को समद्विभाजित करती है, ठीक है। समद्विभाजित करती है तो हमें इसमें एंगल POS है, जो ये एंगल POS है ये हमें x दिया हुआ है, ठीक है। POS हमें एंगल x दिया हुआ है तो हमें ROT ज्ञात करना है। सिंपल से हमें POS दिया हुआ है, हमें ROT ज्ञात करना है, ठीक है। इतना आसान है। ROT हमें ये ज्ञात करना है, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है, तब इसका चलते आंसर करने। तो इस प्रकार से आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे मान लेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। इस प्रकार से हम मान लेने के बाद तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जब भी आपको पता होगा कि जब भी कोई रेखा होती है जब उसे यहाँ पे देख सकते हैं कोई रेखा होती है 20 से समद्विभाजित करती है तो उसे हम समद्विभाजित कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कोई काटती है तो समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे माना 1
इसे माना 2, इसे माना 3 और इसे माना 4, ठीक है। तो हमारा जो एंगल 1 है, जो ये एंगल 1 है ये वाला, ये इक्वल है 2 के, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि बाइसेक्टर होगी, क्योंकि जो आर ओ है, जो ये आर ओ है, ये आपकी पी ओ एस को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इतना आप लिख देंगे। हिंदी मीडियम में तो आपको लिखना है कि जो आर ओ है ये पी ओ एस को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसलिए जो एंगल फर्स्ट है ये एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही जो एंगल 3 है आपका ये वाला, ये एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ओ टी है ये आपका एस ओ क्यू एंगल को करती है समद्विभाजित, ठीक है। ये आपको दिया हुआ, ये दोनों चीज़ आपको दी हुई है, तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिख दोगे दिया हुआ, सेम ऐसे ही आपको ये लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दोगे तो अब आपको यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको पता ही होगा जब भी कोई रेखा पर आपके इस प्रकार से कोण बनते हैं कि 1 2 3 4, ये सारे आपके 180 बनते हैं, ठीक है। 180, ठीक है, 180 के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, इस प्रकार से। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है आर ओ टी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 किसकी इक्वल होता है? 2 के, क्योंकि हमें 1 ही चाहिए, क्योंकि हमें x दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें x दिया हुआ है, हमें आर ओ टी ज्ञात करना है, तो हमें ये 1 दिया हुआ है, और जो 1 है ये 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 की जगह 2 लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि हमें आर ओ टी ज्ञात करना है, ठीक है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 1 हमारा हो जाएगा 2 एंगल 2 के बराबर, तो हम एंगल 2 लिख देंगे, और फिर एंगल 2 का 2 सेम लिख देंगे, और यहाँ पे एंगल 3 है, एंगल 4 के दिया हुआ है बराबर, तो एंगल 3 लिख देंगे, ठीक है। और जो एंगल 4 है यहाँ पे देख सकते हैं 4 3 के बराबर है ना, तो 4 की जगह हम 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ज्ञात करना है 2 और 3 ज्ञात करना है, ठीक है, 1 और 4 ज्ञात नहीं करना। तो हम 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे, और एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से सेम इसी तरीके से हम ये लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल फर्स्ट है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें जो आर ओ है वो बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करती है, यानी जो एंगल फर्स्ट है एंगल 2 के बराबर होते हैं, क्योंकि समद्विभाजित करती है, ठीक है। समद्विभाजित कौन सी करती है? आर ओ, जो ये आर ओ है ना, ये रेखा, ये आपको समद्विभाजित करती है पी ओ एस को, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 1 है, ये आपके 2 के बराबर हो जाएगा, 3 और 4 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है? हमें इसमें आर ओ टी ज्ञात करना है, हमें इसमें आर ओ टी ज्ञात करना है। तो हम 1 की जगह 2 लिख, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख देंगे, 4 की जगह 3 लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि जो आपके रेखा होती है, जो रेखा में जो कोण बनते हैं, ये सारे आपके 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 की जगह 2 लिख देंगे, और 2 का 2 रहने देंगे, 3 का 3 रहने देंगे, और 4 की जगह 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड के कारण फ्रॉम लिख के ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 2 है, तो 2 एंगल 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, दो बार लिखे हुए हैं, 2 हम ले लेंगे, फिर एंगल 3, ठीक है। इसके बाद 180 के बराबर हो जाएगा, तो हम इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर आपका ये हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 हो जाने के बाद ये 2 है, इसके नीचे चला जाएगा 180 के, तो ये 2 से 180 कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 90। तो यहाँ में देख सकते हैं एंगल 2 और 3 है, जो एंगल 2 और 3 है, ये वाला 2 और 3, ये आपका क्या है? पी ओ आर ओ टी है, ठीक है। जो ये एंगल आपका 2 3 है, जो एंगल 2 है और एंगल 3 है, ये आपका आर ओ टी है, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है, आर ओ टी है। तो हम ये 2 और 3 की जगह लिख देंगे आर ओ टी, और 2 आपके नीचे डिवाइडर में चला जाएगा, तो आ जाएगा 90, यानी आर ओ टी कितना गया? 90। एकदम सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था आपको इस पर रेखा दी हुई थी, आपको इसको बताया हुआ था कि जो आर ओ है ये पी ओ एस को काटती है, समद्विभाजित करती है, और जो ये एस ओ क्यू है इस पे टी ओ को समद्विभाजित करती है, ठीक है। इसमें आपका क्या था कि जब हमें आर ओ, जो हमारा आर ओ है ये पी ओ एस को समद्विभाजित करती है, तो जो ये 1 है जो एंगल 2 के बराबर होता है, ठीक है। और जब हमारी ओ टी एस ओ क्यू को समद्विभाजित करती है, तो एंगल 3 और 4 है ये बराबर होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप सेम इसी फॉर्म में लिख देंगे। और जब आपको पता होगा जब भी कोई रेखा होती है तो उस पर 180 का आपका बनता है, ठीक है। तो 180 डिग्री, इस प्रकार से डिग्री भी आप लगाओगे तो 180 डिग्री का इस प्रकार से बनता है, ठीक है, हो गया। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, तो अलग से आप लिख दोगे हमें आर ओ टी ज्ञात करना है, या हमारा आर ओ टी हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ पे पता है 1 2 के बराबर होता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? सिर्फ 2 और 3 ज्ञात करना है, तो 1 की जगह 2 लिख देंगे, 4 की जगह हम 3 लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 की जगह 2, 4 की जगह 3, ठीक है, लिख देंगे, 180 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे लिखना है फ्रॉम के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें दो बार लिखा हुआ है, तो 2 एंगल 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 2 बार लिखा है, तो 2 एंगल 3 लिख देंगे प्लस में, ठीक है। उसके बाद 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे, और एंगल 2 और 3 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 2 और 3, ये एंगल 2 ये रहा, एंगल 3 ये रहा, यानी आर ओ टी हमें ज्ञात करना है, तो एंगल 2 3 की जगह हम लिख देंगे आर ओ टी,
आर ओ टी लिखने के बाद 2i नीचे आपका चला जाएगा डिवाइडर में, 2 से 180 कट जाएगा तो 90 पे आ जाएगा, तो हमारा 90 आ गया एंगल। आर ओ टी हमारा ज्ञात हो गया एंगल 90। बस इतना था, इतना आपको सिद्ध कर देंगे, आपका 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ लिखना होगा, सेम ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो 22वां खत्म। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कर लेंगे, बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नीचे वाला, तो यहाँ पे नीचे वाले में अथवे वाला भी आपको जो सा आसान लगे आप वो कर सकते हैं। अब नीचे वाला भी देखते हैं, यहाँ पे आपको ए बी सी डी और ई एफ है, 3 समवर्ती रेखा है। यहाँ पे देखती है ये आपके समवर्ती रेखा है, ए बी ये आपकी ए बी है, ठीक है, सी डी ये आपकी सी डी है, और ई एफ ये आपकी 3 समवर्ती रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर गुजरती है। ठीक है, बिंदु ओ पर ये सारी रेखा ही गुजरती है एक साथ। ठीक है, इसमें बोला गया है। और इसमें जो ओ एफ है, इसमें देख सकते हैं ये ओ एफ है, यहाँ पे कौन सा ये रहा ओ एफ, ये वाला ये ओ एफ है। एंगल बी ओ डी को समद्विभाजित करते हैं, जो एंगल बी ओ डी इसको समद्विभाजित करते हैं, कौन सी ओ एफ वाली रेखा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बी ओ एफ दिया हुआ है, यानी जो हमें बी ओ एफ है ये हमें दिया हुआ है 350 डिग्री। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है एंगल बी ओ सी क्या है। जो एंगल हमारा बी ओ सी है, ये रहा बी ओ सी, हमें बी ओ सी ज्ञात करना है, और हमें एंगल ए ओ डी ज्ञात करना है। ठीक है, ए ओ डी हमें ये दोनों एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, हमें ये 2 ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल, ये 2 एंगल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको 3 रेखाएं दी है जो एक दूसरे को समवर्ती रेखा पर काटती है। ठीक है, समवर्ती रेखा है तीनों, और ये बीच में काटते हैं, हमें इसका जो केंद्र है वो मान लिया। ठीक है, उसमें जो आपका ओ एफ होता है, वो जो ओ एफ है वो बी ओ डी है, इसको समद्विभाजित करती है। ठीक है, इसमें हमें बी ओ एफ है ये दिया हुआ है एंगल 35। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है बी ओ सी और ए ओ डी, तो हम इसे हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप हमने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। अगर आप बनाना हो तो बना लेना। ठीक है, वैसे ये जरूरी नहीं है, अगर जो आपका दिया हो तो आपको बनाना जरूरी नहीं है, बाकी आप बना सकते हो। ठीक है, अगर जिसमें बनाने के लिए कहा गया है तो उसमें बनाना ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जब ये जो 2 कांटे होते हैं इसके बीच में जो ये होते हैं एंगल कोण होते हैं, जो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बी ओ एफ है, हमें बी ओ एफ है ये हमें दिया हुआ है 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री हमें दिया हुआ है बी ओ एफ, तो हम ये लिख देंगे। लिख देने के बाद जो आपका एफ ओ डी है, जो ये आपका एफ है, ओ है और डी है, जो ये एफ ओ डी है ये आपका बी ओ एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आपका समद्विभाजित करता है। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ही होगा, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई रेखा किसी भी, यहाँ पे आपको देखते हैं इस प्रकार से रेखा होती है, किसी भी एंगल को समद्विभाजित करती है तो दोनों बराबर होते हैं कोण। ठीक है, दोनों बराबर कोण होते हैं। जब भी कोई रेखा किसी भी कोण को समद्विभाजित करेगी तो उनके बनने वाले दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहीं पे लिख देंगे कि समद्विभाजित करती है, इसलिए जो आपका डी ओ एफ है ये आपका एस ओ बी के बराबर होगा। तो हमारा एफ ओ डी आ गया, एफ ओ डी कितना आ गया 35, सिंपल से। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये डाल के इस प्रकार से लिख देंगे कि एफ ओ डी आ गया 35। क्यों? क्योंकि आपकी जो आपकी ओ एफ है ये आपकी बी ओ डी जो कोण है इसको समद्विभाजित करते हैं, इस प्रकार से इक्वल हो जाते हैं दोनों। ठीक है, हो जाने के बाद हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए ओ डी। पहले हम ए ओ डी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ए ओ डी है, इसमें आपके देखते एक रेखा है, आप रेखा में आपके देखते 3 ही बने हुए कोण। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें आपको पता ही होगा जब भी कोई रेखा होती है तो उसमें जो आपके कोण बनते हैं वो आपके 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो समझा कि जब भी कोई रेखा होती है उसमें जब भी कोई कोण बनते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमें आपका ये ज्ञात हो गया कि एफ ओ बी कितना है 35। हमें ये भी पता चल गया कि बी ओ एफ है ये भी 35 है, क्योंकि ये समद्विभाजित करती है। ठीक है, इसलिए बी ओ एफ हमें ज्ञात हो गया। अब हमें बी ए ओ डी हमें ज्ञात करना है, तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे और 180 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें ए ओ डी है, यहाँ पे देख सकते हैं ए ओ डी, हमें लिख देंगे ए ओ डी, और एफ ओ डी हो गया और बी ओ एफ हो गया, हम इक्वल रख देंगे 180 डिग्री के। तो हमें ए ओ डी तो अभी पता नहीं, तो हमें एंगल ए ओ डी सेम लिख देंगे। अब हमें एफ ओ डी हमें दिया हुआ है, हमने एफ ओ डी क्या था 35 आया था, क्योंकि ये समद्विभाजित है। ठीक है, तो जो एफ ओ डी है बी ओ एफ के बराबर होती है, समद्विभाजित है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। तो एफ ओ डी हमारा आ गया था 35 और बी ओ एफ हमें ऑलरेडी दिया हुआ था जो था 35 और इक्वल हो गया 180 के। ठीक है, तो हम 35 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 70। ठीक है, 35 कितना आ गया 70, और हम ए ओ डी हमें ज्ञात करना है, तो ए ओ डी सेम लिख देंगे, ए ओ डी प्लस में 70 इक्वल 180 होने के बाद जो ये 70 ये प्लस का है तो इस साइड जाके आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस साइड माइनस का हो जाने के बाद तो आपका कितना आएगा ए ओ डी आ जाएगा 110।
हमारा ज्ञात हो गया AOD हमारे आसानी से ज्ञात हो गया, कितना आ गया 110, AOD हमारा आ गया 110। ठीक है, बिल्कुल आसान था। एक बार फिर बता दूँ, इसमें आपको FOB दिया हुआ है 35। ठीक है, हमें पहले ज्ञात करेंगे FOD। ठीक है, FOB हमें दिया हुआ है, FOD हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम लिख देंगे कि हमारा जो BOD है, जो हमारा BOD है, इस पर FO रेखा संधि बाधित कर रही है, तो इसलिए जो दोनों कोण बन रही है ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो FOD हमारा आ गया 35 आने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखते हैं जो रेखा होती है वो जो भी आपके कोण बनते हैं, जितने भी आपके जो रेखा काटेगी जो भी कोण बनते हैं वो आपके 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम ये तीनों लिख देंगे। पहले लिख देंगे BOD एंगल, फिर एंगल FOD, फिर एंगल BOF लिख देंगे। हमें ये भी पता है वाला एंगल कि FOD कितना है 35, FOB पता है 35, हमें ये ज्ञात करना है। तो 35 प्लस कर देंगे, यानी हम आ जाएगा 70। अभी को रख देंगे 180, यानी 70 को 180 से घटा देंगे तो हमारा AOD आ जाएगा 110। हो गया 110 आ गया हमारा। ये कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है BOC, ये ऊपर वाला ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये ज्ञात कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं BOC है वो AOD के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका BOC है, ये आपका AOD के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि ये शीर्षांबी कोण होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में जो आपके दोनों कोण होते हैं आमने सामने के, वो आपके बराबर होते हैं। हमारा ये 110 आया तो COD पे हमारा 110 होगा, क्योंकि ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो हमारे ये भी आ गया 110। बस इतना ही था, ये आपका सिद्ध हो गया। एकदम आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 110 बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत थी, आसानी से हो गया 110 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन आएंगे सारे बुक के, ये तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तब दोनों में से कोई भी एक कर लेना। ठीक है, उसके बाद 23वां। अब 23वें यहाँ पे आपको देखते हैं, यदि एक बिंदु C है, ठीक है, यहाँ पे आपकी दो बिंदु है A और B के बीच इस प्रकार स्थित है, यानी यहाँ पे जो एंगल दे दिया AB, इसमें C बिंदु है, C पर दो बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया तो हमारे देखते हैं AC है वो इक्वल है BC, यानी आपको बोला गया कि जोड़ना है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको बताया हुआ है सिद्ध करना है कि AC इक्वल है BC के, तो हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको एक रेखा दिया, हमने उस रेखा का नाम दे दिया AB। ठीक है, एक रेखा दिया उसका नाम दे दिया AB, जो आपका केंद्र बिंदु है इसका ये हो गया C। ठीक है, और इस हमें ये दिया हुआ है जो ये AC है ये BC के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे देखते हैं AC हमें दिया हुआ है BC के इक्वल है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि जो हमारा AC है ये हमारा आधा है AB के। ठीक है, AB के आधा है, हमें ये सिद्ध करना है कि AC है ये आधा है AB के, इसको चित्र भी बनाना है। तो आपको समझ आ गया। अब इसमें चलते हैं इसका आंसर करने की, आंसर कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, आपको एक रेखा दी गई थी AB, ठीक है, इसका केंद्र था C। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है कि जो ये हमारा AC है, AC ये इक्वल है आधा है हमारा AB के, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि AC इक्वल है BC के, हमें ये दिया हुआ है तो हम लिख देंगे दिया हुआ। अगर इंग्लिश मीडियम में तो गिवन लिख देंगे, हिंदी में तो दिया हुआ लिखना, आपको दिया है लिख दोगे आपके कि AC है वो BC इक्वल हमें दिया है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है। आप हिंदी मीडियम में तो सिद्ध क्या करना है ये आप लिख दोगे। सिद्ध करना है कि जो हमारा AC है वो हमारा AB का आधा है, AB का आधा है। सेम ऐसे आपको ये लिखना है। ठीक है, आधा है तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं AC है इक्वल BC की, ये हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे दिया हुआ ब्रैकेट में। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा AC है वो यहाँ पे देख सकते हैं AC है ये हमारा CB है। ठीक है, BC है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका हमें देख सकते हैं इसमें हमें दिया हुआ है। पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें एक रेखा बनानी है। रेखा बनाने के बाद हम दोनों का नाम ले देंगे AB दे देंगे, बीच में केंद्र बना देंगे जो अपना C हो जाएगा। अब इसमें हमें दिया हुआ है AC है वो इक्वल है BC के। ठीक है, ये दे दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि जो आपका AC है ये इस पूरे का AB का आधा है, ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, नहीं सिद्ध करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं हम ये लिखेंगे कि जो AC है ये CB के इक्वल है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। अब उसके बाद हम इन दोनों तरफ AC में और CB में दोनों तरफ AC हम जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है कि दोनों तरफ AC जोड़ने पर, तो हम ये लिखेंगे दोनों तरफ AC जोड़ने पर, तो AC में हम AC जोड़ देंगे। ठीक है, और BC में भी हम AC जोड़ देंगे। तो AC जोड़ देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं तो AC 2AC हो गया।
2AC, और BC और AC, इसमें आप देख सकते हैं CC हो गया तो हमारा AB आ गया, AB, ठीक है। तो हमारा क्या आया, OAC इक्वल है AB के। तो यहाँ पे जो ये 2 है ये AB के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा आ गया कि जो हमारा AC है वो इक्वल आधा है AB के, ठीक है। इस प्रकार से प्रूफ हो गया, एकदम सिंपल था। आपको रेखा बना देनी थी, रेखा बनाने के बाद दोनों का नाम ले दे देना था, AB दे देना था, बीच में रेखा C काट देंगे, जब हमें लिख देंगे दिया हुआ है कि AC इक्वल है BC के, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो AC है ये इस पूरे का AB का आधा है, ठीक है। ये सब आपको लिखना है। लिखने के बाद हम आप लिखेंगे उत्पत्ति, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC इक्वल BC के, हमें दिया हुआ है, ठीक है। उत्पत्ति के बाद फिर से लिखना है, लिख देंगे दिया है। देने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ हम AC जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर हम लिखेंगे दोनों तरफ AC जोड़ने पर, तो AC में फिर से AC जोड़ देंगे और CV यानी BC में फिर से AC जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये BC है और AC है इसमें से हमारा BA हो जाएगा, ठीक है। और जो AC में हमने AC जोड़ा इस प्रकार से AC में AC जोड़ा, ये 2AC हो गया। हो जाने के बाद हमारे इक्वल क्या आया कि 2AC है वो इक्वल होता है AB के, तो 2 को हम AB के नीचे ला देंगे, तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया कि हमारा AC है वो आधा है AB के। सिंपल इतने में आप खत्म कर दोगे, ठीक है। 2 नंबर का इतने में खत्म कर दोगे, AC इक्वल हो गया आधा हो गया AB का, सिंपल सा आंसर खत्म, आपका ये आ गया आंसर सिद्ध, ठीक है। इतना आसान था। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अथवे वाला इसमें यूक्लियर की 5वीं अभिधारणा लिखी है, तो ये आपका यूक्लियर की 5वीं अभिधारणा लिखनी है। ये आपका बुक का ही है, तो आपको बुक का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको बता दूँ चैप्टर कौन सी, आपका चैप्टर 5th है, यानी 5वां चैप्टर है, और ये अभिधारणा आपका 5वां, ठीक है। चैप्टर 5th का अभिधारणा 5वां, आपको A to Z याद कर लेना, इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना, ठीक है। इसमें एकदम सेम है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में आसान लगे वो कर लेना। अब 24वां भी हम देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाई के अंदर बराबर कोण बनाती है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि एक वृत्त है, यहाँ पे देखते हैं आपको एक वृत्त दे दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब एक वृत्त दे दिया, इसमें जो आपके केंद्र है ये रहा, और यहाँ पे आपकी जो ये 2 रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके कोण बनेंगे केंद्र से लेकर, इस प्रकार से ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण बराबर बनेंगे, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब ये सिद्ध करने चलते हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार इसमें हम भी यहाँ पे बना के भी दिखाना पड़ेगा, इस प्रकार से हम बना लेंगे और इसमें हम भी बिंदु O मान लेंगे, और इसको यहाँ पे देखते हैं ये है, ठीक है। एक बार आपको सर्कल बनाना है, सर्कल बनाने के बाद बीच का केंद्र हो गया। अब यहाँ पे आपको 2 रेखा है, इस प्रकार से हम इसे नाम दे देंगे AB, ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे C और ये T, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके कोण बनेंगे यार ये आपके दोनों बराबर होंगे, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम बना लेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या वो यार ध्यान से सुन लो। अब इसमें दिया हुआ है कि जो एक सर्कल होता है उसमें जिसका सेंटर O है, हमें दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। हिंदी मीडियम में तो आप लिख दोगे एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में लिख दोगे तो लिख दोगे ए सर्कल विद द सेंटर O, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें 2 चीज़ दी हुई है। पहली चीज़ कि हमें ये दिया हुआ है एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, ये हमें दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ हमें ये दी हुई है कि जो ये AB है, ये इस प्रकार से जो AB है, ये रेखा जो हमने लिखी खींची थी AB है, ये CD के बराबर, ये हमें दी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से 2 चीज़ दे दी। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा AOB है, जो ये हमारा AOB ये पूरा ये हमारा COD के बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है कि एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये लिख दिया, ठीक है। हम इसे सिद्ध करने चलेंगे, तो आप देख सकते हैं प्रूफ यानी सिद्ध करेंगे, यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे, सिद्ध करोगे जो भी आप लिख दोगे, ठीक है। अब लिखना में एंगल AOB है एंड एंगल COD है, ठीक है। हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं AO है वो इक्वल है CO के, जो हमारा AO है ये इक्वल है CO। अब इसमें हमें लिखेंगे जब भी हम सिद्ध करते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ हमें बतानी होती है, तो हम एंगल साइड बता देंगे या फिर एंगल साइड बता देंगे, हमें 3 चीज़ें बतानी पड़ती है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ प्रूफ में हम ये लिख देंगे कि एंगल AOB है एंड एंगल COD है। अब इसमें एंगल AOB एंगल COD में हमें क्या सेम है, हमें ये लिखना है। पहली चीज़ कि एंगल AO है वो CO के बराबर है, क्योंकि वृत्त की तिरछाई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा AO है ये DO के बराबर है, क्योंकि ये एक सर्कल के अंदर तिरछाई दोनों तिरछाई बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गया पहला सिद्ध, ठीक है। अब दूसरा है BO है, ये DO के बराबर है क्योंकि वृत्त की तिरछाई है, ठीक है। BO बराबर है DO के, जो हमारा BO है ये रहा, ये BO ये हमारे DO के बराबर है क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दोगे,
डी ओ के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी वृत्त की त्रिज्या सेम। उसके बाद ए बी है इक्वल सी डी की, क्योंकि हमें दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि ए बी है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से तीन चीज़ सिद्ध होगी कि एंगल ए ओ बी है ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के। क्यों? एस एस रूल के कारण हमें ये भी लिखना होगा बाय एस एस, यानी साइड 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 रूल, यानी भुजा 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 के कारण ये आपका इक्वल है ए ओ बी सी ओ डी के, ठीक है। इस प्रकार से भुजा कौन सी? ए ओ बराबर है सी ओ, ये एक भुजा होगी जो वृत्त की त्रिज्या होती है इसलिए, और बी ओ बराबर होगी डी ओ की, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या होती है दूसरा, और तीसरा हमारा ए बी जो सी डी के बराबर होती है, हमें दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमने बता दिया, तीनों त्रिज्या बता दी एक दूसरे के बराबर, तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ बी है वो इक्वल है सी ओ डी के बाय सी पी सी टी, एकदम इक्वल था। आंसर आ गया कंप्लीट, एकदम ऐसे आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, एक बार फिर बता दो ताकि आपको समझ आ जाए। हमें करना क्या है, इसमें अभी एक एंगल बनाना था, हमें एक वृत्त बनाना था। इस क्वेश्चन में हमें एक वृत्त बनाना था, बना लेने के बाद हमें केंद्र दे देना था। केंद्र के बाद हमें दो रेखाएं खींचनी थी, जिसे हमने ए बी और सी डी मान लिया। अब सी डी मानने के बाद हमें ये सिद्ध करना है कि अंदर जो ये आपके एंगल बने हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये और ये एक दूसरे के बराबर, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें इसमें दिया हुआ क्या है कि ए बी है वो सी डी के बराबर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने में हम लिखेंगे कि जो आपका एंगल ए ओ बी है और ये एंगल सी ओ डी है ये एक दूसरे की इक्वल है, हमें सिद्ध करना है। तो हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। हमें इसमें सिद्ध करने के लिए पहले हमें तीन चीज़ बतानी होती है। पहली चीज़ बता देंगे ए बी इसकी इक्वल है, हमें दिया हुआ है। दूसरा ए ओ बराबर है सी ओ के या फिर डी ओ के, ए ओ बराबर है डी ओ के, क्योंकि ये हमारे त्रिज्या होगी, ठीक है। वृत्त के अंदर की जो त्रिज्याएं होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए हमारा ये हो गया, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। इसलिए ये हमारा बराबर हो गया वृत्त की त्रिज्या के कारण दूसरा, और हमारा ये इसके बराबर होगी कि वृत्त की त्रिज्या ही होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो गया एस एस के कारण। तो हमारा हो जाएगा कि ए ओ बी आई ये सी ओ डी के बराबर है बाय सी पी सी टी, खत्म। इतना आसान था, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कर लोगे। उसके बाद 25वां यहाँ पे देख सकते हैं विशेष क्षेत्र के 10 परिवार का मासिक व्यय रुपये निम्नलिखित है। तो आपको एक परिवार है उसकी रुपए दिए हुए कि इनकी रुपये ये 145 115, ठीक है। अब इस निम्न वर्ग अंतराल का उपयोग करते हुए बारंबारता तालिका बनाइए जिसमें 100 120 है और 120 140 140 160। इस प्रकार से आपको ये बारंबारता बनानी है, ठीक है, जिसमें आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम बारंबारता इसमें बनाते हैं। तो बारंबारता में आपको इस प्रकार से बारंबारता बनानी है और ऊपर आपको ये लिखना है। अगर इंग्लिश मीडियम में तो लिख देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम में तो आपको लिखना क्या है, अगर आप हिंदी मीडियम में तो आप लिख दोगे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते वर्ग अंतराल का उपयोग, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दोगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपको एक प्रकार से टेबल बनानी है इस प्रकार से, ठीक है। इस यहाँ पे आपका अंतराल लिखना है, वर्ग अंतराल, जो आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, आपको ये पूरा वर्ग अंतराल लिखना है, जैसे कि 100 से 120 120 से 140, ठीक है। दूसरे में यहाँ पे आपको मिलान चिन्ह लिखना है, ठीक है, ऊपर लिख देना मिलान चिन्ह, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं 145 दिया हुआ है, तो ये किसके बीच में आता है, इस प्रकार से आप डंडे डाल दे रही है, ठीक है। और तीसरे में आपको बारंबारता लिखनी है ऊपर की साइड, और बारंबारता में उनको काउंट करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल से आप बता देते हैं कैसे बनेगी। तो इस प्रकार से बना देंगे हम, इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पे मिलान चिन्ह, यहाँ पे बारंबारता, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख देंगे 100 से 120 और 120 से 140 140 से 160 160 से 180 और 180 से 200, इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 100 और 120 के बीच में आया एक, ठीक है। इस प्रकार से आपको डंडे लिखने हैं। यहाँ पे आपका जो ये लिखा हुआ है ना, जो ये आपका ये लिखा हुआ है 145 115, ये इन दोनों के बीच में कितनी बार यहाँ पे देखते हैं 115। अब 115 किसके बीच में है, 100 और 120 के, तो यहाँ पे एक डंडा खींच देंगे। अब यहाँ पे 145 किसके बीच में आता है, तो यहाँ पे 145 है, ये आपका 140 और 160 के बीच में आता है, यहाँ पे एक लिख देंगे, ठीक है। अब 129 किसके बीच में आता है, तो 129 आता है आपका इसके बीच में, 120 140 यहाँ पे एक। अब 135 किस बीच में आता है, तो 100 जो आपका 35 है वो आपका 120 140 के बीच में आता है, तो यहाँ पे एक डंडा खींच देंगे। इस प्रकार से डंडे खींचते चलने हैं, ठीक है। इन सभी को आपको डंडे में खींचते चलना है, इन सभी के अंदर, इस प्रकार से, जैसे कि आपको दिखा दूँ इस तरीके से इसके अंदर खींचते चलना है। उसके बाद आखिरी में बारंबारता है, इसमें हमें काउंट करके लिख देना है। 100 और 120 के कितने में आए, एक ही आया। 100 और 120 में कितने आए, एक ही आए, तो यहाँ पे लिख देंगे एक। अब 120 140 के बीच में कितनी बार कितनी गिनती आई थी, 3 आई थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। इस प्रकार से पहले डंडे खींचने हैं, उसके बाद यहाँ पे काउंट करके लिख देना है। इस प्रकार से सारा काउंट कर देंगे। 140 160 के बीच में 2 है, ये 2 1 2
160 180 के बीच में कितने 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया। 180 से 200 के बीच में कितना 1 आ गया। अब इन सभी को काउंट करके यहाँ पे नीचे आपको टोटल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। टोटल लिख देंगे या फिर कुल योग लिख देंगे, हिंदी मीडियम में तो कुल योग लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 3 6 6 2 8 8 2 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। सिंपल सा आता है, 10 आ गया, बस आंसर कंप्लीट, बस खत्म। इतना ही आपको सिद्ध करके दिखा देना है टेबल, ठीक है। इस प्रकार से ये खंड बैग कंप्लीट पूरी सेम ऐसी ही थी। एक बार फिर देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आया तो वैसे तो ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा, सिंपल से इतना, ठीक है। और आपने ये वीडियो देख ली तो आप बहुत सही से इस वाले क्वेश्चन कराओगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। बाकी इससे मिलते जुलते हैं वो भी आप कराओगे, सेम ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद जो खंड सी है आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, आगे करवाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे होगी टेबल कंप्लीट, ठीक है। खंड ए हमने करवा दिया, खंड बी भी हमने करवा दिया। अब खंड सी से आप अगली वीडियो में करवा देंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, और कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि आपका 3rd पार्ट आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया होगा तो कर देना, और वीडियो को भी शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के पास। ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इस चैप्टर में जो भी आगे क्वेश्चन बन के आएंगे सेम इसी तरीके से आप आसानी से कराओगे, ठीक है। तो ये कर लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।